हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं शुएब अहमद आपके अपने चैनल पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के अंदर। और मेरे प्यारे साथियों, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। जो टॉपिक आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का है, एसिड बेस इम्बैलेंस। तो आज के टॉपिक के लिए तैयार हो जाइएगा। आज का टॉपिक जो है वो है आपका एसिड एंड बेस इम्बैलेंस। प्यारे साथियों, ये ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चंस लेकर के जरूर आता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस टॉपिक को समझना पड़ेगा कि ये कौन सा टॉपिक है। तो ये एसिड बेस इंबैलेंस इतना लाइफ थ्रेटनिंग वाला आ जाता है कंडीशन कि एक पेशेंट जो होता है, मान लीजिए किसी पेशेंट को वेंटिलेटर के ऊपर लगा रखा है अपन ने, या किसी के साथ कोई ट्रॉमा हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर हर बॉडी का पार्ट जो होता है वो अफेक्टेड हो जाता है। तो इसीलिए एसिड बेस इंबैलेंस को आपको समझाना जरूरी है। तो जनरली आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके सामने बन के आएंगे कि आपको कई ब्लड की पीएच भी दे देंगे कि ब्लड की पीएच जो है इतनी है और बाइकार्बोनेट्स इतने हैं और उसके बाद PCO2 जो है वो इतना है। तो आपको यहां ध्यान रखना होगा कि पूछ लिया जाएगा आपसे कि ये कौन सी कंडीशन बन रही है, ये एसिड बन रहा है या बेस बन रहा है, या रेस्पिरेटरी एसिड है या मेटाबॉलिक एसिड है या बेस है। तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन जब आए तो उनके लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल रख करके चलना है कि जब भी एसिड बेस से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो हमें उसको कैसे डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे डील करना पड़ेगा वो हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको जब भी एसिड बेस की बात आएगी तो आपको करना क्या पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि पहला है पीएच ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड की पीएच सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर यही होता है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए हम दौड़ लगा के आते हैं, दौड़ लगाने के आने के बाद हमारे पैरों के अंदर पेन चालू हो जाता है, कई बार आपके बाइटे भी आ जाते हैं। ये सारी कंडीशंस जो होती है वो सारी आपके एसिड को डिनोट कर रही होती है। तो ये पैर में हो या फिर आपके फेफड़ों के अंदर कोई एसिड बन रहा हो या बेस बन रहा हो, वो सब लिंक किसके द्वारा होते हैं, एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा लिंक होते हैं जिसको हम कहते हैं ब्लड। कहीं पे भी कोई गड़बड़ी होगी तो हम ब्लड का सैंपल निकालते हैं और उससे हमें पता लग जाता है। जैसे कि आपको बताते हैं, कार्डियक अरेस्ट जब किसी के हार्ट अटैक आता है तो उसका एक नमूना जो होता है वो ब्लड में आ जाता है, जिसको अपन ट्रॉप्टी के जरिए अपन देखते हैं कि हमें पता लग जाता है कि इसको इतनी देर पहले कार्डियक अरेस्ट आया था और अभी भी इसके सिम्टम्स हैं। तो ब्लड की पीएच हमें जानना जरूरी है। तो ब्लड की पीएच जो होती है वो 7.35 से लेकर के 7.45 होती है। प्यारे बच्चों, जो भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपको सबसे पहले ब्लड की पीएच देखनी होगी, क्योंकि यहां हमें एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आता है कि जो पीएच स्केल जो होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, वो 0 से लेकर के 14 तक चलती है। यहां पे मिड पे जो है 7 का न्यूट्रल फेज होता है, यहां ना तो वो एसिड है ना वो बेस होता है। ठीक है, तो यहां चीज क्या चल रही है, 0 से 7, 7 से 14 तक। डाउनवर्ड जब 7 से नीचे चलते हैं तो हमारा एसिड बनने की कंडीशन चलती है, और ऊपर की तरफ आप जब चलना चालू करोगे तो बेस या एल्कलाइन नेचर चालू होता है। समझिएगा, हमारा खून जो होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली एल्कलाइन या स्लाइटली बेस कह सकते हैं अपन, कि वो 7.35 से लेकर के 7.45। अब हमें सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है, जब भी बेस या एसिड की कंडीशन होगी उसको हमें ऐसे ही डिनोट करना है। कैसे डिनोट करना है भाई, हमें ऐसे डिनोट करना है कि 7.35 से नीचे की कोई भी वैल्यू होगी वो एसिड ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एसिड कहलाएगी। ठीक है, 7.35 से नीचे वाली वैल्यू क्या कहलाने वाली है, एसिड कहलाने वाली है। और यदि कोई वैल्यू 7.45 से ऊपर की है तो वो बनती है बेस। पहला पैरामीटर यही देखिएगा। ठीक है, फिर पैरामीटर एक आपको देखना है कि जो पेशेंट है उनके अंदर PaCO2 की मात्रा क्या है। ठीक है, PaCO2 क्या होता है भाई, PaCO2 एक ऐसी गैस है जो आप रेस्पिरेशन के द्वारा बाहर फेंकते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। बट कभी किसी कारण ये गैस अंदर बढ़ती चली जाए तो ये गैस पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देती है। तो आप यहां समझिए, एक नॉर्मल इंसान के अंदर 35 से 45 mm ऑफ Hg की प्रेशर रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का।
यदि 45 से ऊपर की तरफ ये गैस बढ़ने लग जाए, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाए, तो ये आपका एसिड बनाएगी। क्या बनाएगी? एसिड बनाएगी। और यदि 35 से कम की तरफ जाएगा तो ये बेस बनाएगा। आपको अगर गड़बड़ी PaCO2 में देखने को मिले एसिड या बेस की तरफ, तो आप उस कंडीशन को रेस्पिरेटरी कहेंगे। क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां पहले आपको मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी है उसको पता करने से पहले ये बता करिए ब्लड में एसिड बन रहा है या बेस बन रहा है। वो पता करने के बाद PaCO2 देखिए कि PaCO2 एसिड बना रही है या बेस बना रही है। तो रेस्पिरेटरी के लिए PaCO2 जिम्मेदार। फिर अगला काम आता है बाइकार्बोनेट्स का। किसका? बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगला काम किसका आता है? बाइकार्बोनेट का आता है। अब देखिए बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, ये एसिड के अगेंस्ट में होते हैं। एसिड मतलब H+ और बाइकार्बोनेट मतलब SCO3-। तो दोनों अगेंस्ट में काम करते हैं। एक नॉर्मल इंसान के अंदर बाइकार्बोनेट 22 से लेकर के 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहते हैं। क्या रहते हैं? 22 से 27। और अभी लेटेस्ट में 21 से 27 भी बताते हैं। तो क्या बताते हैं? 21 से 27। तो पहले 22 से 27 था, अभी 21 से 27 का लेके चल रहे हैं। ठीक है, समझिए कि जो बाइकार्बोनेट होते हैं इसका नेचर कैसा होता है। अगर बाइकार्बोनेट बढ़ते चले जाएंगे शरीर में, तो वो बाइकार्बोनेट आपको कर देंगे एल्कालाइन नेचर की तरफ, बेस की तरफ ले जाएंगे, एल्कालोसिस की तरफ ले जाएंगे। तो जिन लोगों में बाइकार्बोनेट की मात्रा 27 से ऊपर जाती है वो बेस बनाते हैं, बेस या एल्कालोसिस की कंडीशन में जाते हैं। ठीक है, और जिन लोगों के अंदर कंडीशन 21 से कम जाती है, बाइकार्बोनेट शरीर में खत्म हो रहे होते हैं, तो एक चीज याद रखिएगा कि जब कोई एक चीज कम होती है, नीचे की तरफ जाती है, एक तराजू की तरह है कि जब एक तराजू का एक पल्ला ऊपर उठता है तो दूसरे को जरूरी नीचे आना पड़ता है। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है, बेस अगर कम हो रहा है तो आपका वजन जो होगा एसिड का वो बढ़ता चला जाएगा। तो यहां समझिएगा जब 21 से कम बाइकार्बोनेट जाते हैं तो आपके शरीर में एसिड बनता है। क्या बनता है? एसिड बनता है। SCO3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसका? मेटाबॉलिक का। जब भी अपन को मेटाबॉलिक की बात समझनी हो तो हमें समझना पड़ेगा बाइकार्बोनेट को। ठीक है, तो जैसे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, फिर आगे मैं एसिड बेस को मेटाबॉलिक की कंडीशन में समझाता हूं कि क्वेश्चन अगर आपका आ जाए कि एक पेशेंट है, उसके ब्लड की पीएच जो है वो 7.21 है, PaCO2 जो है वो याद रखिएगा 36 mm of Hg है, SCO3- जो है वो आपका क्या है? SCO3- जो है वो आपका 18 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर है। ठीक है, अब कुछ इस प्रकार से सवाल आपके जब आ जाए तो उस सवालों में आपको क्या करना है, पूछ लेंगे आपसे कि ये बताइए मेटाबॉलिक एसिड है, मेटाबॉलिक एल्कालोसिस है, या फिर रेस्पिरेटरी एसिड है, या एल्कालोसिस है रेस्पिरेटरी। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहां समझना, एसिड बेस का पहले पता करना, फिर मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी का बाद में। यहां जाइएगा और नॉर्मल ब्लड की पीएच को याद करते हुए आप ये बताइए कि यहां पर ये कम होता है तो क्या बनता है, ज्यादा होता है तो क्या बनता है। तो मैंने आपको समझाया जब भी पीएच इससे कम हो तो एसिड याद रखना। तो हमारी इन पूरी चारों कंडीशन में से एक कंडीशन सिद्ध होती है कि पहले तो ये एसिड है। अब कंडीशन क्या देखनी है कि ये रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इनकी नॉर्मल वैल्यूज के अंदर है या बाहर है वो चेक कीजिएगा। PaCO2 की नॉर्मल वैल्यू 35 से 45 होती है, तो ये 35 से 45 36 है, ये तो नॉर्मल है, PaCO2 का मामला भी गड़बड़ाया नहीं है।
यहां देखिए बाइकार्बोनेट 28 है तो 21 से 27 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर होता है। तो मैंने आपको बताया था 27 से ऊपर जाते ही एल्कालोसिस की कंडीशन बनती है और 21 से नीचे जाते ही एसिड। तो यहां एक बात सिद्ध हुई कि ये पहले एसिड की कंडीशन बना रहा था एसिडोसिस, और एसिडोसिस में SCO3 गड़बड़ाए तो समझ लेना कि मेटाबॉलिक है, और मेटाबॉलिक कौन सा? एसिडोसिस है। ठीक है बच्चों, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो यहां एक बात यहां मैं आपको बताता हूं कि जब भी एसिड की कंडीशन बनती है तो आपके बाइकार्बोनेट्स कम की तरफ हो जाते हैं और एल्कालोसिस में ज्यादा की तरफ हो जाते हैं। चलिएगा, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है? इट इज अ कंडीशन, it is a condition in which excessive amount of H plus ions, या फिर हम कह सकते हैं एसिड get accumulated in the body or decrease bicarbonates, or increase। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है? और डिक्रीज बाइकार्बोनेट्स। यहां समझिएगा, या तो शरीर में एसिड बनने लग जाए, एसिड को हम डिनोट करते हैं H प्लस आयन से, बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है, या दूसरी कंडीशन ये है कि नॉर्मल जो बेस होता था मैनेज करने के लिए, वो बेस अब बिल्कुल कम होते जा रहा है। तो ये कंडीशन आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस लेके जाएगी। तो यहां आप HCO3 का मतलब है बाइकार्बोनेट्स। क्या मतलब होता है? बाइकार्बोनेट्स। वैल्यू याद रखिएगा, 21 से 27 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहां समझना क्यों शरीर में एसिड बनता है, क्या कारण होते हैं एसिड बनने के। देखिए, आपके शरीर के अंदर जब कोई बीमारी ऐसी हो जाए जिसके अंदर एसिड जनरेट होने लग जाए, जैसे मैं आपको बताता हूं, आप शब्दों पे जाइएगा, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो आप देखोगे कि ये जब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाली बीमारी होती है तो कीटोन्स बॉडी आपकी बॉडी में जनरेट होने लग जाती है। तो इसी चीज को आप याद रखिए कि ऐसी डायबिटिक मेलाइटिस, तो यहां पे जो हमारा नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है वो सब गड़बड़ा रहा है और एक अलग तरीके से यहां एसिड जनरेट होने लगा, तो ऐसी बीमारियों के चक्कर में शरीर में मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ जाता है, जैसे कि डायबिटिक मेलाइटिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। हमारे शरीर में हम बहुत ज्यादा, देखिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, मसल्स जो होती हैं वो मसल्स ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से एक्सेसिव, तो वो अलग मेटाबॉलिज्म का चालू कर दीजिए, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड आपका बनने लग जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड का अक्यूमुलेशन होना, क्या भैया, लैक्टिक एसिड इन मसल्स में लैक्टिक एसिड का होना। चौथी बात आप समझिए, हमारे शरीर में, मैंने आपको बफर सिस्टम के टाइम पे समझाया था, किडनी जो होती है वो बहुत ज्यादा जब एसिड बनता है, यूरिन बनता है, केमिकल्स बॉडी में ज्यादा आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उनको किडनी से बाहर फेंक देती है। बट जिन इंसान की किडनी खराब होती है उनके शरीर में एसिड जनरेट होना लग जाता है और वो एसिड मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर में जिम्मेदार हो जाता है। तो यहां समझिएगा, एंड स्टेज किडनी फेलियर, एंड स्टेज में यूरिन बंद हो जाता है, एंड स्टेज किडनी फेलियर। एंड स्टेज किडनी फेलियर में इंसान की किडनी जो है वो खराब और आपका एसिड जनरेट होना
चालू हो गया। अब यहां एक और बात समझिएगा कि जो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एसिड पीते हैं, एसिड डायरेक्टली बॉटल उठा के एसिड नहीं पीते, वो लोग कुछ केमिकल्स की फॉर्म में एसिड का इंटेक करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, कई लोगों के सिर में दर्द होता है, वो उठा करके गोली ले लेते हैं जिसको कहते हैं एस्प्रिन, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। वो एसिड है, ठीक है। कई इंसान जो होते हैं वो कुछ अलग ही एसिडिक कुछ फूड खाने की आदत होती है उनको, कोई अलग चीज का। तो याद रखिएगा, ऐसे जो लोग हैं उनका इंटेक अगर केमिकल्स एसिड वाला है तो वो भी, तो इंटेक ऑफ एसिड, इंटेक ऑफ एसिडिक फूड एंड मेडिसिन, एग्जाम्पल एसिटाइलिक एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड वाले भी। एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा गया, एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हमने किसी इंसान का एनजी ट्यूब सक्शन किया, या उसको वॉमिटिंग हो गई, या उस पेशेंट को डायरिया हो रहा है, तो कौन सा इंबैलेंस होगा। ये तीन चीज पे सवाल पूछते हैं। तो आप यहां याद रखिएगा कि जब भी किसी इंसान को क्या होता है, जब भी किसी इंसान को डायरिया होता है, क्या होता है, डायरिया स्टमक के ऊपर की तरफ से निकलता है या स्टमक के नीचे की तरफ से निकलता है। अब मानिएगा डायरिया हो रहा है, लगातार डायरिया हो रहा है, तो डायरिया से क्या होगा, आपके बाइकार्बोनेट्स का लॉस होने लग जाएगा, सारे बाइकार्बोनेट्स निकलने लग जाएंगे, और बचेगा क्या, पेट में निकला हुआ एसिड। तो जब बाइकार्बोनेट्स निकल रहे हैं और एसिड बढ़ता जा रहा है तो आपका क्या होगा, इसी तरीके से मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो सीवियर डायरिया, सीवियर डायरिया वाले पेशेंट्स में से क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट्स हो जाना, कि लॉस होता जा रहा है, बाइकार्बोनेट्स का लॉस होता जा रहा है लगातार, ठीक है। दूसरी बात, यहां ये बात समझिएगा कि कोई भी रीजन हो, कोई भी बीमारी का हो, जैसे कि अभी एक और मैं आपको बताता हूं, जब लोग बाग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हाई फैटी डाइट लेते हैं ना, हाई फैटी डाइट, तो फैटी डाइट की वजह से भी क्या होता है, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट को पचना था, डायरेक्ट इंसान ने क्या कर दिया, फैट 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 लेता गया, और जब फैट लेगा तो उस इंसान के अंदर कीटोन्स बॉडी जो होती है उसका जनरेशन होने लग जाएगा, और कीटोन बॉडी जब बन रही है आपके शरीर में, तो आप ये मानिए कि एसिड जनरेट हो रहा है, कहीं पे भी कीटोन बॉडी बन रही है। तो हाई फैट वाली डाइट का लेना वो भी आपके लिए जिम्मेदार है, किस चीज के लिए, वो जिम्मेदार है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए। प्यारे बच्चों, जिन लोगों को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है उनके अंदर आपको कुछ बातें देखने को मिलेगी जिसको मैं क्लिनिकल फीचर के तौर पे बताता हूं। सबसे पहली बात ये देखिएगा, उनके सांस लेने का पैटर्न जो है वो बदल जाएगा, जिसको कहते हैं कुछ स्मॉल रेस्पायरेशन। कैसा पैटर्न बदलेगा कि जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर आप देखेंगे जिनका एसिड बन रहा होगा वो ऐसे सांस लेंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न क्या है कि इनके अंदर एसिड इतना ज्यादा हो गया कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एक शरीर में एसिड बनेगा तो वो फेफड़ों को भी अफेक्ट करेगा, तो इनका पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन वो चेंज हो जाता है, वो गैस्पिंग रेस्पिरेशन विद हाई फ्रीक्वेंसी होने लग जाता है। तो यहां समझिएगा, हाई respiration with gasping। ये एक चीज याद रखिएगा कि जिन लोगों में एक बेस, मतलब आप स्टार्ट करेंगे एसिड का बनना, और एक पीक लेवल पे जब एसिड बनता है तब आपको स्मॉल देखेंगे, क्योंकि क्या होता है, ये इंपेंडिंग डेथ को भी बताता है कि डेथ उस पेशेंट के नियर है। अगर कोई ऐसे ऐसे अजीब तरीके से सांसें चालू हो रही है तो समझ लीजिएगा उसकी डेथ करीब की तरफ है, कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन।
जो इंसान के अंदर एसिड बनने लगेगा उनके सिर के अंदर आपको हेडेक देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन की पीएच को भी डिस्ट्रॉय करना चालू कर देती है, उसको हीट अप करना चालू कर देती है। तीसरी बात, आप एक पेशेंट को जब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा ड्राउजीनेस देखने को मिलेगा, उनका दिमाग इतना ज्यादा इस चीज के ऊपर हो जाएगा कि वो ऐसे नशे की तरह रहेंगे। और जब ड्राउजी रहेंगे, मतलब क्या हो रहा है, पहले हेडेक बन रहा है, हेडेक से उसको हल्का हल्का सा क्या होने वाला है, ड्राउजीनेस होने वाला है, और फिर उसकी स्टेज जो आएगी वो कंफ्यूजन की स्टेज में पहुंच जाएगा। किस में पहुंच जाएगा? कंफ्यूज होने वाली, ठीक है, कंफ्यूजन की स्टेज में पहुंच जाएगा। कंफ्यूज रहेगा, रे मैं क्या है क्या नहीं है समझ ही नहीं पाएगा, हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगी। और ऐसे लोगों के अंदर जब भी हम एबीजी एनालिसिस करते हैं तो हम उस पेशेंट के अंदर एक बात ये देखते हैं, एसिडोसिस वाला पेशेंट है तो उनमें आप देखिएगा हाइपर कैलीमिया जरूर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हाइपर कैलीमिया देखने को मिलेगा कि पेशेंट जो होगा, अगर H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस ये बाहर बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो सेल के अंदर मोस्ट मेजर जो आपका आयन पड़ा रहता है वो पोटेशियम होता है। क्या होता है? पोटेशियम होता है। अब प्यारे बच्चों, जब एसिड बढ़ता है, बफर मेंटेनेंस कैसे होता है कि ये सारा H प्लस कोशिश करेगा कि सेल के अंदर घुसे, और इसके बदले में K प्लस बाहर, K प्लस बाहर, K प्लस बाहर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? बेस एसिड तो कम होने की कोशिश कर रहा है, आपके पोटेशियम बाहर आ रहा है। इस कंडीशन की वजह से हाइपर कैलेमिया हो जाता है कि पेशेंट के अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पोटेशियम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। और पोटेशियम आपका, जब पोटेशियम बढ़ेगा तो आप याद रखिएगा आपकी हार्ट एक्टिविटीज ऑल्टर्ड हो जाती है, हार्ट बीट्स गेट ऑल्टर्ड। ऑल्टर्ड इस प्रकार से हो जाएगी कि ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट बीट इंक्रीज होती चली जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि जब भी कोई ऐसी कंडीशन आती है, क्या आती है? जब भी कोई ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करेंगे? हम उस पेशेंट का, जब भी ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हम उस पेशेंट का क्या करने वाले हैं? ट्रीटमेंट की बात करें, सबसे पहला ट्रीटमेंट एसिडोसिस में अगर आपसे पूछा जाए वो है इन्फ्यूज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर आईवी सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाएगा, क्योंकि आपके शरीर के अंदर एसिड बढ़ रहा है। तो उस एसिड को आपने देखा होगा इमरजेंसी में इतने बड़े बड़े एम्प्यूल होते हैं, तो वो एम्प्यूल आपको दिया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगर आपसे प्रायोरिटी में पूछे कि हम क्या करेंगे, जैसे ऑप्शन दे देते हैं, तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट करेंगे। यदि रेस्पिरेटरी की बात करते थे तो रेस्पिरेटरी के अंदर हम ट्रीटमेंट क्या दिया करते थे? जब भी एसिडोसिस बनता था तो रेस्पिरेटरी की कंडीशन में प्रायोरिटी में आपको एयर वे या फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, दवा नहीं देना है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। यहां पे आपको सबसे पहले क्या करना है? सोडियम बाइकार्बोनेट देना है। दूसरी बात के बाद तीसरी बात याद रखिएगा, ट्रीट द कॉज। ट्रीट द कॉज, जब तक कॉज सही नहीं होगा, किसी के गुर्दे खराब है और आप सोडियम बाइकार्बोनेट दे रहे हो, तो वो बेस मेंटेन नहीं रहेगा। वो बेस की जगह क्या हो जाएगा? वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि एसिड और बेस हम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अंडरलाइंग कॉज को ठीक करना जरूरी है। चौथी बात याद रखिए, पोटेशियम से रिलेटेड कोई भी फूड, कोई भी मेडिसिन हमें नहीं देनी है। तो ठीक है, नेवर प्रोवाइड फूड एंड मेडिसिन हैविंग पोटेशियम। कोई फूड या कोई मेडिसिन नहीं देनी जिसमें पोटेशियम होता है। क्या होता है? पोटेशियम होता है, वो चीज नहीं देनी। चलिए, इसके बाद आप एक बेसिक और याद रखिएगा कि जब भी मेटाबॉलिक
मेटाबॉलिक एल्कालोसिस की बात आए तो आपको क्या समझना है? द मेटाबॉलिक alkalosis is a condition in which excessive amount of बेस यानी कि बाइकार्बोनेट SO3 माइनस increases above 27 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर, 27 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर, और there is loss of H+N। या तो बेस बढ़ता चला जाए 27 से ऊपर तो एल्कालोसिस बनेगा, या आपका शरीर से हाइड्रोजन आयन या एसिड का लॉस होने लग जाए तब आपको क्या होने वाला है, इस तरीके से होने वाला है। देखिएगा क्या कारण होते हैं बेस बढ़ जाता है शरीर में। बेस का बढ़ना सबसे पहला कारण कि जब हम कोई ऐसा इंटेक करना चालू कर दें, बहुत ज्यादा इंटेक करना चालू करते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन होता है आपने सोडा की बोतल उठाई और सोडा पीते जा रहा है, सोडा पीने की आदत बना ली, रोज पी रहे हैं आप, ठीक है। कार्बोनेटेड वाटर में क्या होता है, बाइकार्बोनेट्स ही होते हैं। तो इंटेक ऑफ कार्बोनेटेड वाटर, ठीक है, सोडा वाटर जिसे कहते हैं, ब्रैकेट में डाल देते हैं सोडा वाटर। दूसरी बात, हम क्या करने चालू कर दें, पेशेंट को अगर लगातार वॉमिटिंग होने चालू हो जाए, लगातार वॉमिटिंग से क्या होता है, सारा पेट का एसिड बाहर आ जाता है, सीवियर वॉमिटिंग। यहां याद रखना डायरिया में क्या होता है और वॉमिट में क्या होता है। सीवियर वॉमिटिंग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं सीवियर वॉमिटिंग में कौन सा इम्बैलेंस होता है। सीवियर वॉमिटिंग के अंदर आपके एल्कालोसिस होता है क्योंकि सारा एसिड बाहर आ गया। यदि आप किसी इंसान के अंदर नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग करें, ट्यूब डली रहती है, एनजी ट्यूब डली रहती है, उसके द्वारा सक्शन करते जा रहे हैं, पेट में से सारी चीज बाहर निकालते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं, तो एसिड बाहर फेंक दिया तो बेस आपका एक्यूमुलेट होगा, बढ़ेगा। तो यहां प्रोलॉन्ग्ड क्या करना, प्रोलॉन्ग्ड करते हैं क्या चीज, सक्शनिंग एनजी का, एनजी सक्शन करते जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, यदि कोई इंसान बहुत ज्यादा डायूरेटिक का इस्तेमाल कर रहा है, डायूरेटिक क्या करती है, मैंने आपको बताया था किडनी एक ऐसी चीज है जो सारे वेस्ट को बाहर फेंकती है, बट वेस्ट की जगह नॉर्मल चीजों को भी बाहर फेंकना लग जाएगी तब भी बर्बादी है। तो यहां समझना डायूरेटिक क्या करती है, H+ आयन को पकड़ा बाहर, H+ आयन को पकड़ा बाहर, पोटेशियम को पकड़ा बाहर, सबको बाहर पटक दिया। तो यहां पर यूज ऑफ डायूरेटिक्स, क्या चीज, यूज ऑफ डायूरेटिक्स, कि बहुत ज्यादा डायूरेटिक्स का यूज करना, ये भी एक खतरनाक प्रॉब्लम की तरफ ले जाती है कि ये डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करते रहना। और इसके अलावा आप देखिएगा कि जो भी इंसान, ठीक है, जो इंसान क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड का इंटेक ले रहे हैं, तब भी आपका क्या हो जाएगा, चेंजेस जाएंगे। तो यहां एक्सेसिव हाइपोवॉल्यूमिया, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, तो यहां बेसिक है ये कि आपको ये चीजों की वजह से डिस्टरबेंस होती है। तो समझिएगा कि जब जब इंसान को कोई भी एल्कालोसिस होगा तो उसके क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला फीचर, उंगलियों के अंदर टिंगलिंग होना चालू हो जाएगी, टिंगलिंग सेंसेशन। क्या चीज होगी,
टिंगलिंग सेंसेशन होगी, उंगलियां झनझनाने लग जाएगी। और इसके साथ साथ उसकी मसल्स के अंदर हाइपर एक्टिविटी होगी प्यारे बच्चों। क्या? हाइपर एक्टिविटी। एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी का मतलब है बैठे बैठे ऐसे हाथ यूं मुड़ने लग जाएंगे, बाइटे आएंगे, जोड़ भींचेगा वो इस तरीके से। ये हाइपर एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी किसके अंदर? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं कि जब जब एक इंसान के अंदर एल्कलोसिस होगा तो उसके अंदर हाइपोकैलेमिया की कंडीशन आएगी। क्या आएगी? हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया क्या होता है? डिक्रीज पोटेशियम इन ब्लड। ब्लड में पोटेशियम की कमी होना, वो आपको देखने को मिलेगा हाइपोकैलेमिया। क्योंकि जनरली क्या हो रहा है, यहां पर H+ की मात्रा बहुत कम हो रही है, कम है, बहुत कम है। तो ये क्या करता है कि बाहर का पोटेशियम जो होता है, अंदर भी कुछ H+ होता है, तो बाहर का पोटेशियम अंदर चल जाएगा, अंदर से पोटेशियम हाइड्रोजन बाहर आएगा, तो खून के अंदर आपको हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगी। इसी हाइपोकैलेमिया के साथ साथ आपको हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिलता है कि कैल्शियम का जो लेवल होगा वो भी डिक्रीज इन कैल्शियम इन ब्लड। ब्लड में कैल्शियम की कमी, और जब कैल्शियम की कमी होती है आपकी मसल्स क्या करती है? हाइपर एक्टिविटी शो करने लग जाएगी, बाइटें आने लग जाएंगे। तो आप देखेंगे बाइटों की वजह से आपके हाथ पैर ये सब मुड़ने लग जाते हैं। इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों यहां याद रखिएगा, आपको वॉमिट और नोजिया चालू हो जाएगा। वॉमिटिंग एंड नोजिया। वॉमिटिंग एंड नोजिया का कंडीशन क्यों है? क्योंकि हर मसल्स आपकी हाइपर एक्टिविटी शो कर रही है, तो आपके स्मूथ मसल जो होती है वो भी हाइपर एक्टिविटी की तरफ बढ़ जाती है। तो इस वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? वॉमिटिंग और नोजिया देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? वॉमिटिंग और नोजिया। और एक इंसान जो होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑल्टर्ड होने लग जाएगा, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपको देखने को मिलेगा। इस चीज का इलाज क्या है? इस चीज का इलाज ये होता है कि जब भी एल्कालोसिस होने लगे तो उस एल्कालोसिस में आप ऐसा नहीं कि जैसे एसिड हो रहा था हमने बेस दे दिया। एल्कालोसिस जब हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर ठीक करने का इलाज क्या होता है कि हम एसिड ना दें कि ऐसे एल्कालोसिस बेस बढ़ रहा है तो एसिड दे दिया, पर नहीं, वो नुकसान होगा। बेस जब बढ़ रहा है तो हम पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वो इंजेक्ट करना चालू कर देते हैं। स्लोली 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 पोटेशियम क्लोराइड देते हैं, तो वो पोटेशियम क्या करेगा? बॉडी में जाकर अंदर सेल वाले एस को बाहर फेंक देगा और बैलेंस करेगा। तो प्रोवाइड पोटेशियम क्लोराइड इन्फ्यूजन। पोटेशियम क्लोराइड का इन्फ्यूजन। प्यारे बच्चों यहां याद रखिएगा, कभी भी नेवर गिव बोलस ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम। एकदम से पोटेशियम और कैल्शियम का बोलस नहीं दे देते, भरा और एकदम से दे दिया, कार्डियक अरेस्ट लिया आएगा वो। दूसरी बात, हम उसको क्या करने लग जाएंगे? हम प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड कैल्शियम सप्लीमेंट्स। कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे। तीसरी बात, हम उस इंसान को नॉर्मल सलाइन चालू करेंगे। स्टार्ट नॉर्मल सलाइन, स्टार्ट नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन चालू करेंगे, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहां नॉर्मल सलाइन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, डाइल्यूट होता चला जाए। उसके बाद याद रखिएगा, कंटिन्यू एबीजी, कंटिन्यू टू चेक एबीजी, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करते रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो जनरली हम क्या करते हैं? ऐसे ही बैलेंस करते हैं। एक चीज यहां प्यारे बच्चों यहां याद रखिएगा, एक चीज यहां मैं आपको बता दूं कि आपने जो बात करी वो एसिड और बेस की बात करी। क्या एसिड और बेस को कैसे पता करते हैं? पहला हमेशा पीएच देखना, दूसरा एसिड का पता करना है कि वो कौन सा है। तो आप देखिए कि वो कार्बोनिक एसिड है, PaCO2 को देखिए रेस्पिरेटरी होगा,
या फिर मेटाबॉलिक है तो SCO3 को माइनस करना है। जिन लोगों के अंदर, याद रखिएगा, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और PaCO2 की मात्रा 50 mm ऑफ Hg से ऊपर जाती है, तो तुरंत उनको इंट्यूबेट करिएगा। इंट्यूबेशन की जरूरत है। आपका मास्क, आपका ये सब फालतू का रह जाएगा, इंट्यूबेशन की जरूरत पड़ेगी। ये आपका आज जो आपने पढ़ा, एक बेसिक पढ़ा, किस प्रकार से एक क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं, और इनके ऊपर आगे और विचार मैं आपको बताता चलूंगा, जिससे कि आप इजीली इन कॉन्सेप्ट को सीखते चलेंगे और जो आने वाला नॉट सेट है उसको आराम से फाइट कर लेंगे आप। प्यारे बच्चों, दिल लगा के मेहनत करिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।